हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए जिसमें हिंदी पूछी जाती है, बहुत ही उपयोगी सेट रहेगा जिसमें टॉप मोस्ट 40 क्वेश्चन हैं। 40 सवाल हैं इसमें। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो आगामी भर्ती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होंगे। तो आप लोगों को वीडियो को फुल वॉच करना है। इसी प्रकार से डेली वेज आप लोगों को एक टेस्ट मिलेगा। ठीक है। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोगों को ज़रूर कर लेना है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और क्वेश्चनों को करता हूँ स्टार्ट। देखिए पहला सवाल है, अनुस्वार किसका काम करता है? आखिर ये अनुस्वार होता क्या है, सबसे पहले जानना ये ज़्यादा जरूरी है। तो अनुस्वार होता है आयोगवाह, है ना। आपने पढ़ा होगा हिंदी में। आयोगवाह के बारे में जानते होंगे। आयोगवाह कितना भेद होता है इसका? दो होता है। एक होता है इसका विसर्ग, है ना। एक तो होता है इसका विसर्ग, दूसरा इसका जो होता है वो होता है अनुस्वार। ये जो अनुस्वार होता है दोस्त, ये आपका ये वाला सिंबल होता है। विसर्ग वाला ये वाला सिंबल होता है। अर्थात मैं ये कहूँ बिंदी वाला तो ये बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और विसर्ग के लिए अगर मैं ये कहूँ तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो अनुस्वार होता है वो विसर्ग का काम करेगा क्या? नहीं। चंद्र बिंदु का काम करेगा क्या? नहीं। ये पंचम वर्ण का काम करता है। विकल्प यहाँ आप लोग बिल्कुल सी सही हो जाएगा, है ना। पंचम वर्ण का काम करता है अनुस्वार। क्लियर हो गया? चलिए सवाल नंबर 2 को यहीं से करते हैं। निम्नलिखित में से सही शब्द आपको चुनना है कि आदर्श किस विकल्प में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर आप लोग इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं तो ज़रा बताइए। आदर्श, है ना। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो आदर्श के लिए लिखा कैसे जाता? ए आ द और से पे उड़ जाएगी रे। तो आदर्श यहाँ विकल्प सी में बिल्कुल राइट दे रखा है। ये वाला आदर्श ठीक है। कुछ लोग इस वाले को सही मानेंगे, गलत है। ये वाला आदर्श बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला आप लोगों को क्रम लगाना है, कौन सा सबसे पहले आएगा, कौन सा सबसे बाद में आएगा, इस प्रकार से क्रम। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा सरकारी क्षेत्रों के उपक्रम के जरिए की प्रगति पर सबसे महत्वपूर्ण कारण, है ना, सीधे निवेश किया जाना है। तो इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले कौन सा आएगा? इसके बाद में देश की संतुलित क्षेत्रीय विकास। अब देश की संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण, तो सबसे पहले आएगा व्यय। अब व्यय कौन से ऑप्शन में? वह भी दो ऑप्शन में, तो ये तो प्रायिकता खत्म हो गई इन दोनों की। अब ए या सी इनमें से कोई सा एक आएगा। अच्छा, इसके बाद में कौन सा आएगा? तो कारण की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए, तो वह के बाद में आया लय। ठीक है। उसके बाद में के जरिए योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा, यानी उसके बाद में आया रे। और सबसे बाद में कौन सा आएगा? तो सबसे बाद में सॉरी वेल है। अच्छा, मैं गलत बोल गया, इसे पढ़ देता हूँ दोबारा कर। देश की संतुलित क्षेत्रीय विकास, है ना, की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण, तो पहले नंबर पे मैंने वह बताया था। अच्छा, इसके बाद में कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए, यानी उसके बाद में फिर मैंने लय बताया था, है ना, जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में, यानी उसके बाद में यह आएगा वह लय यह, और फिर लास्ट में आएगा उद्यमों में योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा। उसके बाद में आप लोगों का जो आएगा वो आएगा रे। तो ये आपका क्रम बनेगा वे ले ये रे, और फिर बाद में आएगा उद्यमों में सीधे निवेश किया जाना चाहिए। से जो है ये सबसे लास्ट में आएगा। तो इस प्रकार से आपका विकल्प ए बिल्कुल इसमें बेहतरीन बनेगा। आपको इसमें क्रम लगाना होता है। निम्नलिखित में से निराला द्वारा रचित काव्य कौन सा है ना। पद्मावत तो एक मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, पद्मावत। ठीक है। अच्छा, पथिक जो है ना, पथिक, ये राम नरेश त्रिपाठी की है, राम नरेश त्रिपाठी की है। ठीक है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है, जायसी की रचना है। तो यहाँ पे अनामिका परिमल जो रचना है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। सवाल नंबर 5 देखिए, 5वां नंबर, मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है। इनमें से
तो मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, भाषा भी है, मानक भाषा भी है, बोली भी है, सहजता नहीं है। सिंपल है, आसानी से बिल्कुल अलग ज्ञात हो रहा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उपसर्ग का चयन करें, किस में उपसर्ग लगा हुआ है? उपसर्ग कौन सा है ना? अब उपसर्ग किस में पता करना है? उत्कर्ण। तो उत्कर्ण का कौन सा उपसर्ग होगा? तो देखिए, उत्कर्ण में उद हो नहीं सकता, उप हो नहीं सकता, ए हो नहीं सकता, उत प्लस कर्ण लगेगा। इसलिए दोस्त आपका राइट आंसर उत हो जाएगा, बिल्कुल राइट। सवाल नंबर 7 कर लो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जो जातिवाचक का आपको पता है कि जिसके जैसे और हों मौजूद, तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा नहीं है? जवान, तो जवान की जाति होती है, बिल्कुल राइट है ये तो। बालक की जाति होती है, मनुष्य की जाति होती है, सुंदर नहीं, सुंदर की जाति नहीं होती, सुंदर होता है गुण, ये विशेषण का प्रकार होता है। अगर सुंदरता आए तो भाववाचक संज्ञा होती है। ये जो संज्ञा होती है इसके भेद कितने होते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संसार में जितनी भी वस्तु है जिनको छू सके सभी संज्ञा है। प्राचीन मान्यता के आधार पर, प्रयोग लेखन के आधार पर संज्ञा के भेद 5 होते हैं। आधुनिक मान्यता के आधार पर पूछे संज्ञा के भेद 3 होते हैं, है ना? ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ भी। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? वह बहुत थक गया, वह बहुत थक गया। वह अभी अभी आया है, तो ये कालवाचक है कि अभी अभी आया भाई। वह अंदर बैठा है, अंदर, है ना? तो वह अभी अभी आया है ना? तो ये इसका तो मैंने आप लोगों को बता दिया मैंने। और ये मैंने आपको बताया था परिमाणवाचक में कंडीशन आती है, थोड़ा बहुत, है ना? इस प्रकार की कंडीशन आती हैं। तो वह बहुत थक गया, तो ये कंडीशन जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की होगी, इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वह अंदर बैठा स्थानवाचक है ना? वह अब भली भांति नाच लेता है, तो इसमें भी नहीं है। तो ये बहुत थक गया, यही है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का भेद, याद रखो। ठीक है भैया, चलिए। जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तोल का ज्ञात होता है, पता चलता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया, यानी जब किसी को काम करने की प्रेरणा दी जाए, तो कौन सा होगा? उठना नहीं जी, उठना, चमकना नहीं, कोई सी नहीं है। देना नहीं, गिराना, ये है गिराना, ये है इसमें प्रेरणार्थक क्रिया, गिराना, है ना? किसी को गिराना, याद रखो। ये चमकना, चमकाना होता तो हो जाता भाई, किसी को चमकाना, प्रेरणा दी है ना? तो ये यहाँ पे गिराना बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। सवाल नंबर 10 देखिए। इति प्लस आदि इक्वल टू बनता इत्यादि, इसमें कौन सी संधि है जरा बताइए, है ना? इति प्लस आदि इत्यादि, जब ये रे वे के साथ में आधा अक्षर आ जाए, जब ये रे वे के साथ में आधा अक्षर आ जाता है तो संधि बन जाती है दोस्त यण संधि। एक तो रूल ये हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आया इति प्लस आदि अर्थात ई, और यहाँ भी आपकी इधर से भी ई आई है और इधर से भी ई ही आई है, ठीक है ना? ई ही आई है ना? जब इन दोनों का यहाँ पे मिलाप हुआ है तो संधि बनी है यहाँ यण संधि, ये याद रखिएगा, ठीक है ना भैया? क्लियर हो गया, यण संधि। चलिए आगे ऊपर की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया टेस्ट है ये, इसी प्रकार से डेली वेज आप लोगों के लिए एक टेस्ट लेकर आऊँगा मैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को अभी से ही अभ्यास हो जाए। अगला सवाल, सवाल नंबर 11 रहेगा। वीणा पाणी शब्द में कौन सा समास है? वीणा पाणी को कैसे पढ़ना? वीणा है हाथ में जिसके, पाणी मतलब हाथ, वीणा, वीणा है हाथ में किसके, अर्थात वीणा पाणी किसके लिए कहते हैं दोस्त? वो कहते हैं सरस्वती के लिए। सैर है, देखिए सैर है, से वे ते ई, सरस्वती जी के लिए कहते हैं वीणा पाणी, है ना? तो ये बहुब्रीहि समास, जब किस समास में दोनों पद प्रधान ना हो के कोई और ही पद प्रधान होता है दोस्तों, तो वहाँ समास कौन सा होता है? वो होता है बहुब्रीहि समास। अर्थात जिस सामसिक शब्द से या जिस शाब्दिक शब्द के दोनों पद अप्रधान होते हैं तथा समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान होता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। चलिए आ जाते हैं आगे। धवल का अनेकार्थक शब्द कौन सा है? धवल, है ना?
तो भाई धवल का बता दीजिए भाई, बहुत धवल बन रहा तू, है ना। तो इसका कौन सा अनेकार्थी शब्द है, धवल का जरा बता दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो देखिए धवल है तो इसलिए आकृति तो हो नहीं सकती, ठीक है, बादल भी नहीं हो सकता, संख्या भी नहीं हो सकता, फिर कौन सा, निष्कलंक, है ना। और धवल के अन्य कौन कौन से, धवल का सबसे ज्यादा पूछा जाता अनेकार्थी शब्द में उजला, है ना। उजला, धवल का मतलब होता है धौला, जिसे साफ बोलते हैं। धवल का मतलब होता है साफ, जिसपे कोई कलंक ना हो, निष्कलंक, उजला, है ना। सफेद भी बोल सकते हैं, ये याद रखिएगा। और मैं साफ भी इसका बोल सकता हूँ, साफ, सफेद, उजला, ये सब धवल के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला नंबर देखिए, इनमें से अश्लील, ये लिखा हुआ ना, अश्लील शब्द का विलोम क्या है, जरा बताइए। अश्लील, इसका आप लोग बता दीजिए क्या होता है। तो अश्लील, अश्लील आपने देखा होगा भाई, बहुत सारी अश्लील वीडियो यानी गंदी वीडियो, है ना। सहशील, तो इसका बहुत बढ़िया सही आंसर हो जाएगा ए विकल्प। अश्लील का विलोम शब्द होता है अश्लील, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ये शशक, किसका पर्यायवाची है, शशक, ठीक है ना, बताइए जरा। खरगोश का, हरि का, नाहर का, शार्दुल का। तो देखिए अभी मैंने पर्याय ये आपको बताया नहीं है, शशक वाला जो है अभी पढ़ाया नहीं है, याद रख लो, खरगोश का पर्यायवाची होता है, ठीक है। ये जो हरि, नाहर और शार्दुल हैं, हरि, नाहर और शार्दुल, ये पर्याय होते हैं दोस्त शेर के, इनके बारे में लिख लेना। हरि भी, नाहर भी और शार्दुल ये शेर के पर्यायवाची है। खरगोश जो है सशक, सशक 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 कर रहा है ना, जैसे मैं सशक कर रहा हूँ, खरगोश भी। आगे, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, इस लोकोक्ति का आशय क्या है। सवाल नंबर 15, देख लेना कितने क्वेश्चन आपके सही जा सकते हैं। तो कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, इसका मतलब है एक दूसरे की सहायता करना। बी विकल्प बिल्कुल राइट कर दो भाई, ठीक है। आगे बढ़िए, मोती का तत्सम रूप क्या है। तत्सम संस्कृत के ऐसे शब्द जो आज भी, है ना, संस्कृत की ही तरह प्रयोग में लाए जा रहे हैं, जिनका रूप हमने विकृत नहीं किया। अब ये मोती जो है ये क्या है, फिर ये मोती है तद्भव, इसका तत्सम रूप पूछ रहा है, तो मोती इसका सही आंसर हो जाएगा मौक्तिक, है ना। ऑप्शन यहाँ बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दो, शेयर भी जरूर कर दो। सवाल नंबर 17 पूछा है, त्रिदोष का चयन करो। मैंने ऑलरेडी क्लास में आपको कराया है त्रिदोष, त्रिदोष का शुद्ध वर्तनी चयन करो। त्रिदोष सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में दोस्त, क्लियर। अच्छा चलिए मैं सवाल नंबर 18 की तरफ बढ़ता हूँ। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा को क्या कहा जाता है। जो सूर्यास्त के समय, अर्थात जब सूर्य अस्त होता है ना, तो सूर्य जो लाल प्रतीत होता है, उस लालिमा को क्या कहा जाता है, ऊषा कहा जाता है। तो देखिए ऊषा किसे कहा जाता है, तो भाई ऊषा जो होता है, ऊषा कहा जाता है सूर्य की, सूर्य उदय की लालिमा, वो कहलाती है ऊषा, ठीक ना। ये दोनों यहाँ पे, ये बड़ी वाली ऊषा, ये ऊषा तो गलत है, ये वाली ऊषा, ये वाली ऊषा है जिसका मतलब होता है सूर्य उदय की लालिमा। ये जो उपास्य है इसका अर्थ क्या होता है, जो उपासना के योग्य हो उसे उपास्य कहते हैं। अच्छा अगला नंबर है, औरस किसे कहा जाता है। औरस, तो दोस्त औरस जो कहा जाता है, औरस कहा जाता है विवाहिता पत्नी के उत्पन्न संतान को। और इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। सूर्यास्त के समय की जो लालिमा दिखाई देती है उसको नाम देते हैं यहाँ पे उषा, ठीक ना, उषा नाम देते हैं। और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वाला छोटे ऊ में, तो ये सूर्य उदय की लालिमा होता है, ठीक है ना भैया। और ये बड़ा ऊ लगा हुआ है, तो बड़ा ऊ अगर लगा हुआ है तो सूर्य मतलब सूर्यास्त के समय की दिखने वाली लालिमा को ही कहा जाता है। बी विकल्प बिल्कुल राइट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, विस्मय स्थायी भाव किस रस का है। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है। रसों की संख्या कितनी है, 9, है ना। स्थायी भावों की संख्या 9, हो कितने तक जाती है, 11। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी, 8। कौन सा रस उनके अनुसार रस नहीं है, शांत रस, यानी कि जो 9वां रस है शांत रस, उन्होंने, भरत मुनि ने इस रस को रस नहीं माना। विस्मय स्थायी भाव किस रस का है, हास्य रस का। तो हास्य रस का स्थायी भाव दोस्त हास्य ही होता है। अच्छा वात्सल्य का तो वात्सल्य होता है
है ना। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। फिर बचा कौन सा, तो बचा ये रहा विस्मय यानी कि अद्भुत रस, ठीक है ना, याद रखना। हास्य रस का स्थायी भाव हास, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य होता है, याद रखना। और यहाँ आपका डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, किस रूप में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर दीजिए भाई। तो ये याद रखना, ये काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक फेमस है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में, तो ये काव्य भाषा के में। और 21 से 25 तक आप लोग पद्यांश को पढ़कर सही से उत्तर बताएंगे, है ना। नदी के उस पार जाने को मेरा मन बहुत करता है माँ, नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है माँ। आगे यहाँ वहाँ कतार में बंधी है नालें, बांस की खूंटियों से उसी रास्ते दूर जाते हैं किसान हल जोतने, कंधों पर हल रखे, है ना। रंभाते हुए गाय बैल तैर कर जाते हैं उस पार, घास चरने शाम को जब वे लौटते हैं तो घर ऊंची ऊंची घास में छिपाकर हुक्के हो, मतलब हुक्के हो या हु करते हैं सियार। माँ तू बुरा ना माने तो मैं बड़ा होकर मैं नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। तो ये आपने पढ़ लिया। इस कविता में कौन किसको संबोधित कर रहा है, पहला क्वेश्चन तो बन गया ये। लेखक अपनी माँ को, लेखक के रूप में एक बच्चा अपनी माँ को, लेखक नाविक की माँ को, या फिर किसी को नहीं। तो 21 नंबर क्वेश्चन, लेखक के रूप में एक बच्चा है जो अपनी माँ को संबोधित कर रहा है, ठीक है ना भैया। अच्छा, लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है, आखिर क्या रीजन है जो वो बनना चाहता है। वह नदी के पार की सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है क्या, वह हल चलाना चाहता है, वह नदी की यात्रा का मजा लेना चाहता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि नदी के पार के सौंदर्य का आनंद उठाने के लिए उसने ये लाइन बोली है। तो इस सवाल में ए विकल्प बिल्कुल राइट होगा। नावों को बांधों की खूंटी से क्यों बांधा गया है, आखिर क्या रीजन है। नावों को बांधों की खूंटी से क्यों बांधा गया है, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति नाव न ले जाए। नाविक ऐसा ही करते हैं, कहीं लहरें नाव को बहाकर न ले जाए, फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपने सेंस के आधार पे दीजिए, कहीं लहरें नाव को बहाकर ना ले जाए, इसलिए तो बांधते हैं नाविक। जो नाव चलाते हैं, नाव खेते हैं, वो इसलिए बांध देते हैं कहीं लहरें आए और नाव को बहाकर न ले जाएं। कविता में पुनरुक्त शब्द युग्म आए हैं, कौन कौन से। पुनरुक्त का मतलब 2 बार पुनरावृत्ति हुई है। किस किस की हुई है जरा बताना जरा, तो किस किस की हुई है। तो देखिए मैं आपको कविता दिखा रहा हूँ पूरी, आप लोग देखिए फिर किस किस की पुनरुक्ति हुई है ना। ऊंची ऊंची, एक तो वर्ड मिल गया ऊंची ऊंची, इसकी पुनरुक्ति हुई है। पुनरुक्ति का मतलब होता है 2 वर्ड होंगे एक जैसे जो आए होंगे। अच्छा, और मैं देखता हूँ किस किस की हुई है, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं, और दूर दूर, दूर दूर, ये रहा दूर दूर और ऊंची ऊंची। अब आप लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाइए और उसी पर आंसर कर दीजिए। दूर दूर, ऊंची ऊंची, यानी कि ऑप्शन नंबर 24 के लिए सी राइट है। अच्छा, तैर कर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैर कर शब्द को पहले रखा गया क्योंकि, क्या कारण है। यह क्रिया शब्द पहले आते हैं, कविता में क्रिया शब्द पहले आते हैं, लेखक तैरने पर बल देना चाहता है, या फिर लेखक को तुक मिल रहा है। तो 25 नंबर क्वेश्चन, लेखक तैरने पर बल देना चाह रहा है, इसलिए पंक्ति में, है ना, तैरकर शब्द को पहले रखा गया है, उस पर जोर देना चाह रहा है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो मैं कौन सा अलंकार है। तो संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, इसमें कौन सा अलंकार है। अनुप्रास है, यमक है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष है, जरा बताओगे तो कौन सा है फिर। तो देखो आप लोग गौर से देखो, यहाँ पे देखो से इस प्रकार, धै धै, है ना। तो भाई आपको पता है कि वर्ड की आवृत्ति हो रही है ना। कौन कौन से की, से और धै धै की, तो इसलिए अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार में आपको पता है वर्ड की आवृत्ति होती है, इसलिए अनुप्रास अलंकार बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है भैया। अगला देखिए, करुणावाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर करुणावाचक है तो कौन सा कराओगे, उपविराम ये होता है भैया, ठीक है ना। उपविराम अगर लगाओगे तो ये होता है, आप लोग देखेंगे। अच्छा, विवरण चिन्ह फिर कौन सा होता है जरा बताओगे तो। अर्धविराम कौन सा होता है, ये होता है अगर करुणावाचक, है ना। उद्धरण विवरण चिन्ह, किसी का विवरण देना है, ये वाला, ठीक है।
तो आप लोग बताइए करुणावाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार के विराम चिन्ह का यूज किया जाएगा। सवाल नंबर 27 राइट आंसर जाएगा अर्ध विराम का, और लिख लेना ये चीज नोट करके। तो करुणावाचक क्रिया विशेषण में अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, डी विकल्प राइट हो गया। ठीक है, चलिए मैंने आपके लिए आंसर की भी रखी है लास्ट में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ऐसे ही एक सॉल्व कर लिया डेली 40 का, अरे बहुत बढ़िया हो जाएगी हिंदी यार आपकी। अगला देखिए, श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी है। तो कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20 अर्थात 20। योगरूढ़ शब्द कौन सा है, योगरूढ़ शब्द है ना। तो आपको मैंने रचना के आधार पे 3 भेद कराए हैं शब्द के, कौन कौन सा कराया है, एक रूढ़, एक योगरूढ़, एक यौगिक। अच्छा, जो रूढ़ शब्द होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं। यौगिक शब्द जिसका संधि विच्छेद हो जाए, जैसे कि हिमालय, विद्यालय। अर्थात योगरूढ़ कौन होता है, तो योगरूढ़ होता है बहुब्रीहि समास के सारे एग्जाम्पल। जैसे यहाँ लंबोदर, लंबा है उधर, जिसका अर्थात किसके लिए बोलते हैं, गणेश के लिए। तो यहाँ विकल्प आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये योगरूढ़ शब्द का एग्जाम्पल हो जाएगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है जो एक वचन में ही प्रयुक्त होगा। लड़का, लड़का का बन जाएगा लड़के। पुस्तक का पुस्तकें, पौधे का पौधे। फिर कौन सा बच गया, सहायता। विकल्प यहाँ 30 के लिए सी राइट हो जाएगा। अच्छा, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, साड़ी की विशेषता बता दी कैसी है, नीली। कौन सा बता दिया विशेषण जो विशेषता प्रकट करे। 4 भेद होते हैं, संख्या, परिणाम, है ना, सार्वनामिक जिसे संकेत भी बोलते हैं, और गुणवाचक। तो नीली है साड़ी, साड़ी की विशेषता प्रकट कर दी, गुणवाचक विशेषण है दोस्त। आगे निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए, सकर्म यानी कर्म के साथ। अब मैंने आपको बताई थी सकर्मक और अकर्मक की पहचान करने की ट्रिक, क्या किसको लगाइए, है ना। अच्छा, लगा के देखो। क्या सोना, कोई आंसर आया, नहीं जी। फिर ये कैसी है, तो ये अकर्मक है। मुस्कुराना, क्या मुस्कुराना, ये भी अकर्मक। चकना, क्या चकना, ये भी अकर्मक। लिखना, क्या लिखना, पत्र लिखना, है ना। तो इस प्रकार से 32 के लिए डी विकल्प राइट हो जाएगा। 33 नंबर देखिए, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, मनोविज्ञान, तोड़ के देखिए। मनोविज्ञान का संधि विच्छेद क्या होता है, ये होता है मन है प्लस विज्ञान। मन है प्लस विज्ञान होता है, विसर्ग आ गया, इसलिए दोस्त विसर्ग संधि का एग्जाम्पल होगा। आगे बढ़िए, निम्न में कौन सा शब्द द्विगु समास है, एग्जाम्पल है। द्विगु, द्विगु का मतलब संख्यावाची, प्रथम पद संख्यावाची मिलता है। माखन चोर यानी माखन को चुराने वाला, इसमें तो नहीं है। चतुर्भुज, ठीक है। अच्छा, भुजदंड, है ना, भला बुरा। चलो बहुत बढ़िया, कौन सा है फिर, चतुर्भुज, क्योंकि यही द्विगु समास है। 34 नंबर के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया भाई, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 35, गौ का अनेकार्थी शब्द क्या है। गौ का अनेकार्थी शब्द क्या हो सकता है, कांटा हो सकता है, कवाज हो सकता है, पक्षी हो सकता है, या फिर इंद्रिय हो सकता है। सवाल नंबर रहेगा 35। तो देखिए सही आंसर जाएगा गौ के जो अन्य अनेकार्थी शब्द होते हैं इसमें से हो जाएगा इंद्रिय। अन्य कौन सा होता है, गाय भी होता है दोस्त, नदी भी होता है दोस्त, तारे भी होता है इसका, आकाश भी होता है, मैं लिख देता हूँ, आकाश भी, पृथ्वी भी गौ के अनेकार्थी शब्द होते हैं, और यहाँ इंद्रिय बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 नंबर सवाल देखते हैं, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अरे रे रे रे, रास्ता भूल सकता है क्या सूरज, है ना, यानी फेंकने की भी हद कर दी। तो बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में सूरज रास्ता भूल जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। अतिशयोक्ति अर्थात इतना फेंक दिया जिसका कोई हिसाब नहीं, विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ नायिका के काले घने केसों को अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है ना। भला बालों की घनी लालिमा से सूरज कैसे रास्ता भूल सकता है, अरे सूरज तो भाई क्या कहें सूरज के बारे में। अगला, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश, मोक्ष की मान के चलो आप भी मोक्ष पाना चाहते हैं आपकी, तो फिर इसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा, मोक्ष की कामना करने वाला, उससे राइट आंसर देते हैं मुमुक्षु कहा जाता है, विकल्प सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर है 38, शुद्ध वाक्य का चयन करो। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर। अब इनमें आपको मैंने बताया था वाह वर्ड के साथ में विस्मय वाली ये कंडीशन लगी हुई होगी, एक में ही लगी होगी। ये अर्धविराम लगा हुआ, ये अल्पविराम, ये पूर्ण विराम, एक में ही तो लगा हुआ। वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो 38 के लिए ए राइट हो गया।
आगे बढ़िए। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली भाषा कौन सी है? खड़ी बोली भाषा कौन सी है? जरा बताएंगे कौन सी है? हिंदी है, संस्कृत है, तमिल है या फिर उर्दू है? खड़ी बोली, तो सही आंसर फिर तो आपका हिंदी ही जाएगा, ए विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना भैया। चलिए, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली भाषा कौन सी है? हिंदी। आगे, आंख में गड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 40 सवाल है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आंख में गड़ना है ना, मान के चलो आपके मन में कोई खटक रहा है, तो मन में खटकना है ना, किसी ने कोई कांड कर दिया वो आपकी आंखों में खटक रहा है, इसका मतलब है मन में खटकना। तो ये टॉप के 40 सवाल थे। इसी प्रकार से डेली वेज आपको 40 सवाल कवर कराऊंगा। आज की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।